नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आइए आज फिर से हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को देखेंगे और आज 7 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स आपके सामने है, पीटी उषा इलियाराजा अमंग 4 पिक्ड फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में हर वर्ष 2 वर्ष के बाद, हर वर्ष नहीं 2 वर्ष के बाद आपके क्या होते हैं, 1/3 मेंबर्स उसके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 महीने होता है। तो इस कार्यकाल के खत्म होने पे 4 राज्यसभा में नए मेंबर्स नामित हुए हैं, नॉमिनेटेड हुए हैं। तो यहां पे आपकी जो पीटी उषा हैं, इलियाराजा हैं, ये आपके नए मेंबर्स के रूप में राज्यसभा में नामित हुए हैं। तो देखिए पीटी उषा के बारे में हम कुछ जानकारी यहां पे चर्चा कर लेते हैं। पीटी उषा अगर मैं 4 लोगों का नाम बता दूं आपको, इलियाराजा लिखा ही है आपके सामने, इलियाराजा, पीटी उषा, और इनके साथ साथ आपके वीरेंद्र हेगड़े, और इनके बाद आपके आते हैं विजयेंद्र प्रसाद गारू। ये 4 लोग जो है आपके नॉमिनेटेड किए गए हैं किसमें, राज्यसभा के अंदर। लेकिन आपको पीटी उषा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना आवश्यक है। पीटी उषा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना आपको आवश्यक है। तो पीटी उषा का अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, पीटी उषा का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा, पिल्लाबुल्ला कंडी थेकेरा परम्बिल उषा। पीटी उषा का पूरा नाम आपका पिल्लाबुल्ला कंडी थेकेरा परम्बिल उषा, ये इनका पूरा नाम है। अगर इनकी बात करें तो ये कोझिकोड नामक जगह से, केरला से आती हैं और ये आपकी एक एथलेटिक है। इन्हें हम गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन गर्ल। और इनका एक और नाम है पियाली एक्सप्रेस। क्या नाम है, पियाली एक्सप्रेस इज ऑल्सो द नेम ऑफ पीटी उषा। पीटी उषा का पियाली एक्सप्रेस नाम भी है। इसके साथ साथ आप पीटी उषा जी के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्मश्री आपका इन्हें 1985 में आपका इन्हें क्या मिल चुका है, पद्मश्री आपका इन्हें दे दिया गया है। इन्हें जो है क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, इन्हें और क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड बोला जाता है। इनके 3 नाम हो गए, क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, गोल्डन गर्ल, पियाली एक्सप्रेस। ये आपकी पद्मश्री से सम्मानित 1985 में हो चुकी हैं। ये आपकी, इनका पूरा नाम पिल्लाबुल्ला कंडी थेकेरा परम्बिल उषा इनका पूरा नाम हो जाता है। चलिए, इन्हें जो है आपका किसमें नामित किया गया है, राज्यसभा में। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो ये आपका उच्च सदन यानी अपर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। और इसमें मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो यहां पे 250 लोग मैक्सिमम आपके बैठ सकते हैं। और इन 250 में से 233 मैक्सिमम हो सकते हैं। और इसमें एक बात और यहां पे जान लेंगे कि 233 ना देख के यहां पे पहले हम देख लेते हैं
बैठ इतने सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है राज्यसभा में बैठने की, 250 लोगों की, लेकिन बैठते कितने हैं, 245। 245 में बात करेंगे, 233 जो है आपके निर्वाचित यानी इलेक्टेड होते हैं, जो राज्यों से आते हैं, और 12 मनोनीत किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो 12 मनोनीत किए जाते हैं कि ये किस आधार पे इनका मनोनयन होता है, तो याद रखना, आर्ट, कोई कला में बहुत अच्छा काम करे, आर्ट, कोई आपका लिटरेचर यानी साहित्य में बहुत अच्छा काम करे, किसमें, लिटरेचर यानी साहित्य में बहुत अच्छा काम करे, कोई विज्ञान यानी साइंस में बहुत अच्छा काम करे, और कोई आपका सोशल वर्क यानी समाज सेवा करे। सोशल वर्क यानी क्या करे, समाज सेवा करे। तो इन 4 आधारों पे 12 मेंबर्स जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में यह दिया गया है कि राज्यसभा के लिए 12 आपके जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करना है, तो आर्टिकल 80 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो राज्यसभा आपकी आर्टिकल 80 में आती है, और आर्टिकल 80 में ही राज्यसभा की कंपोजिशन भी आ जाती है, यानी राज्यसभा में कितने लोग होंगे, यह कंपोजिशन भी आपके आर्टिकल 80 में ही आ जाती है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगली चीज को देखते हैं। यहां पे हमें दिया गया एनसीएलटी अलाउज आईडीबीआई टू चेंज लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या होता है, जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, कंपनी की कमाई नहीं होती है और वो बहुत सारा लोन ले लेती है, तो वो दिवालिया हो जाती है, तो क्या करती है एनसीएलटी, उस कंपनी के सामान को बेच के बैंक का लोन चुकवा देती है। तो ये एनसीएलटी क्या है, ये नेशनल, क्या है ये है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी, एनसीएलटी क्या है आपका, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर पूछा जाए ये कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में ये ट्रिब्यूनल यानी आपका अधिकरण ये आपका किस में आता है, ये 2010 में नहीं 2016 में। यहां क्या करेंगे, 1 जून 2016 में ये आपका अस्तित्व में आता है। 1 जून 2016 के अंदर ये आपका अस्तित्व में आता है। इसमें इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर कोई भी कंपनी दिवालिया होती है और वो किसी भी बैंक से लोन लिया है उसने, तो उस लोन को चुकाने के लिए क्या करती है, ये जो आपकी ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, ये उस कंपनी के माल को जितना भी होता है, उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, उसे बेच के उसका जो है बैंक का लोन चुका देती है। तो इसमें एक बात और देखना कि जो अधिकरण होते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, या जिन्हें आप प्राधिकरण बोलते हैं, ये हमारे संविधान के भाग 14 का में आते हैं। किसमें आते हैं, भाग 14 का में आते हैं, यानी 14A में आते हैं। और इसके लिए आर्टिकल्स 323 का और 323 खा जो है, इसके लिए 2 आर्टिकल्स डाले गए हैं। ये आपका भाग 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये कब किया गया है, तो 1976 में किया गया था। तो इससे अधिकरण बनाए गए थे। अधिकरण का काम क्या होता है, न्यायालयों का बोझ कम करना ही अधिकरणों का काम होता है। अधिकरण भी क्या देते हैं, न्याय। लेकिन न्यायालय के बाहर दिया गया किसी भी प्रकार का न्याय क्या कहलाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो अधिकरणों द्वारा दिया गया न्याय अर्ध न्यायिक होगा। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको समझ आ गई होगी एनसीएलटी से रिलेटेड, प्लस भाग 4 का से रिलेटेड। भाग 4 का में क्या दिए हुए हैं, तो भाग 4 का के अंदर अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स आपके दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे कि एक एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट की यहां पे एक जो है न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट एड स्पेंड रोज ओवर 4200%, यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके 4200% एड माने विज्ञापन उसने अपने लिए बढ़ा लिए हैं 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के विज्ञापन कितने बढ़ गए हैं, 4200% विज्ञापन बढ़े हैं। इतना ज्यादा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट ने विज्ञापनों पे बढ़ा दिया है 10 साल के
अंदर। तो हर सरकार विज्ञापन पे बहुत सारा खर्चा करती है, और ये किसके पैसे से होता है? तो ये जनता के पैसे से खर्चा किया जाता है। यहां पे एक बात याद रखना, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं जनता के पैसे से, ये नहीं करने चाहिए, और इसमें कौन से एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए ये भी बताया था इसने। 2015 में क्या बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी है, जो भी दायित्व दिया गया है सरकार को, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए ही सिर्फ ऐड किए जा सकते हैं। यानी सरकार को जो दायित्व दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को दिखाने के लिए, जैसे स्कीम कोई लॉन्च की तो हर व्यक्ति तक, जन नागरिक तक उस स्कीम की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इसलिए ऐड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने दिखावे के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए आप ऐड यूज नहीं कर सकते, यानी ऐड पे जनता का पैसा खर्च नहीं कर सकते। जैसे कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुए थे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के लोगों का पैसा कहां पे प्रयोग किया था? जाके पंजाब के इलेक्शंस में। तो ये क्या है? ये गलत है, और ऐसा हर गवर्नमेंट करती है, खाली दिल्ली ही गवर्नमेंट आपके सामने ये चीजें करती हुई नहीं मिलेगी। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए और देखते हैं ये जो है इंफॉर्मेशन निकाली कैसे गई है कि दिल्ली ने इतने % जो है एड्स पे खर्चा किया है। तो ये इसमें आरटीआई फाइल की गई थी, किसके द्वारा? कन्हैया कुमार के द्वारा, जिन्हें आप जानते हैं। आरटीआई एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि भारत में 2005 में आया था। इसके तहत हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहां पे वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो देश की सुरक्षा से संबंधित होगी। इसमें एक बात याद रखना कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो 30 दिन के अंदर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत आपको 30 दिन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर जिंदगी का मामला है, लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है, किसका है? जिंदगी का मामला है, तो आपको इंफॉर्मेशन 24 घंटे यानी 24 आवर्स के अंदर देनी पड़ेगी। ये किसको देनी पड़ती है? तो ये सरकारी दफ्तरों को देनी पड़ती है, सरकारी व्यक्तियों को देनी पड़ती है आरटीआई के तहत। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज को डिस्कस करते हैं। इंडिया आईज विन फॉर अ प्लेस इन क्वार्टर फाइनल्स। तो क्वार्टर्स आपने देखा कि वुमेन के हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। वुमेन का क्या चल रहा है? वुमेन्स का हॉकी वर्ल्ड कप आपका चल रहा है। तो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत लड़ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन्स का हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे चल रहा है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि 2023 का वुमेन का वर्ल्ड कप करा रहा है, सॉरी 2022 का वुमेन का हॉकी वर्ल्ड कप जो है करा रहा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2022, हॉकी फेडरेशन 2022। ये कहां चल रहा है? अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहां चल रहा है, तो आपका सीधा उत्तर होगा ये एक जगह नहीं, कितनी जगह? 2 जगह चल रहा है, एक स्पेन में और एक नीदरलैंड्स। एक स्पेन और एक नीदरलैंड्स, 2 जगह आपका ये विश्व कप चल रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? तो 1 से 17 जुलाई 2022 में चलेगा, 2022 तक चलेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2022 की अगर हम बात करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। सुइसु बार्स रोजस फ्रॉम वर्ल्ड्स लॉन्ग जंप। देखो लॉन्ग जंप होती है, एक डबल जंप होती है, एक ट्रिपल जंप होती है। तो जो डबल जंप होती है उसके लिए 20 मीटर ऊंचा जूता पहना जा सकता है, और जो ट्रिपल जंप होती है उसके लिए 20 मिलीमीटर ऊंचा आपका जूता पहना जा सकता है, और जो आपकी ट्रिपल जंप है उसके लिए 25 मिलीमीटर ऊंचा जूता पहना जा सकता है। यानी सोल जो है 20 मीटर ऊंचा है, तो डबल जंप के लिए पहन सकते हो, ट्रिपल जंप के लिए 25 mm
का सोल का जूता आप पहन सकते हो। लेकिन जो आपकी ये रोजस थी, जिनका नाम क्या है, यूलिमार रोजस, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, इन्होंने डबल जंप में ही ट्रिपल जंप वाला जूता यानी 25 mm वाला जूता पहन लिया। तो इनकी जो है वहां पे जो इनकी योग्यता थी वो खत्म कर दी गई और इन्हें टाइटल नहीं दिया गया, यानी इन्हें रोक दिया गया। ये इशू चल रहा है, इन्हें रोक दिया गया है रोजस को। तो रोजस के बारे में जान लेते हैं। ये वेनेजुएला से हैं, ये 2 बार विश्व विजेता रह चुकी हैं, 2017 में, 2019 में, 2017 और 2019 में। और ये किसके लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके लिए बना रखा है, तो याद रखना इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रिपल जंप के लिए, किसके लिए, ट्रिपल जंप के लिए बना रखा है। इतनी बात यहां पे आपको इनके बारे में याद रखनी ही होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं अगले अपने क्वेश्चन को। Which is the first state to integrate ODOP Mart with ONDC प्लेटफॉर्म, यानी ODOP Mart से ONDC प्लेटफॉर्म को कौन राज्य जो है जोड़ दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ODOP का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट और उसका एक क्या होगा, प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपका, ये किससे संबंधित है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लोगों में जागरूकता बनेगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला प्रोडक्ट बहुत फेमस है। इस तरह से उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट को नई पहचान मिलेगी, नई जो है उसे प्लेस मिलेगी मार्केट के अंदर। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है चलाई गई है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है, इसमें जो है आपका ONDC ओपन नेटवर्क किसके साथ कोलैब किया है, कोलैबोरेशन किया है, ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क आगे है ऑफ डिजिटल कॉमर्स, ऑफ डिजिटल कॉमर्स। इसके साथ साथ हाथ मिला के क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम आपके प्रोडक्ट को हर वेबसाइट पे हर जगह कोशिश करेंगे कि हम हर जगह अवेलेबल कराएं आपके प्रोडक्ट को। किसने वादा किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम वाले राज्यों से वादा किया है। और किस राज्य ने ऐसी बात शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश शुरू करने वाला पहला राज्य है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ने ये पहली बात ये आपकी कही है यहां पे। चलिए इसमें और अगर हम बात आपको ऐड कर दें तो ये किसका इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स का, यानी हर प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में लेके आने का, नेटवर्क के ऊपर लेके आने का। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स किसके हाथ में है, कौन अभी इस मंत्रालय का मंत्री है, तो पीयूष गोयल साहब जो हैं आपके इस मंत्रालय के कौन हो जाएंगे, मंत्री जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेयर क्या है क्वेश्चन, वेयर फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर यानी एक आपका लेक्चर दिया जाएगा, कहां पे ये पूछ रहा है, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में ये लेक्चर आपका दिया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस लेक्चर का क्या होगा, आयोजन होगा। कब ये आयोजन होगा, तो 8 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। और इस लेक्चर को अटेंड करने आपके प्रधानमंत्री जी भी वहां पे उपस्थित होंगे, प्रधानमंत्री जी भी आपके क्या होंगे, वहां पे उपस्थित होंगे। और इस लेक्चर का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, ये इसका मोट्टो है। क्या है इसका उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। इनके ऊपर एक लेक्चर दिया जाएगा और इस लेक्चर को देगा कौन, तो आपके सिंगापुर के मिस्टर थर्मान। कौन देगा, तो सिंगापुर के आपके एक हैं जिनका नाम है आपका मिस्टर
थर्मान, मिस्टर थर्मान साहब जो है ये आपका लेक्चर मोदी जी के सामने देंगे। किसके सामने देंगे? मोदी जी के सामने ये आपका लेक्चर मिस्टर थर्मान आपके देंगे। आई थिंक इतनी बात आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। उससे पहले एक चीज और जान लो, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, एक आपका कॉन्क्लेव होता है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। ये इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस लिए होता है? तो अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने के लिए इस कॉन्क्लेव का जो है आपका आयोजन होता है, KEC जिसे बोलते हैं। और ये हमेशा कहां पे होता है? तो विज्ञान भवन में इसका आयोजन होता है। बहुत सारे देश के विज्ञान भवन में इसका आयोजन होता है और आपके बहुत सारे देशों के जो है अर्थशास्त्री इसमें क्या लेते हैं? शिरकत करते हैं। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर होता है। साथ में इसमें एक बात और जान लेनी है आपको कि इस बार 8 जुलाई को ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ पे सिंगापुर के मिस्टर थर्मान जी जो है क्या देंगे? अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर देंगे। और इस लेक्चर को सुनने के लिए आपके प्रधानमंत्री जी भी वहां पे उपस्थित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। रिपोर्ट टाइटल्ड हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन पब्लिश्ड बाय। हार्नेसिंग ग्रीन जो हाइड्रोजन है इस पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? क्या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि भारत में 2010 में स्थापित हुआ था, भारत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा? नहीं, इसका भी उत्तर क्या होगा? नहीं। यूनेस्को के द्वारा? तो नहीं। ये आपकी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? नीति आयोग द्वारा आपकी प्रस्तुत की गई है। अगर नीति आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अगर बात करेंगे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो याद रखना है आपको, अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत हैं, ठीक, अमिताभ कांत हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए किसके बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, तो सुमन बेरी साहब क्या हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष यानी 22 प्रेसिडेंट। तो उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी साहब जो हैं इसके नए नए अभी उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इतनी बात यहां पे आपको इसके बारे में जान लेनी है। नीति आयोग के साथ साथ इसकी हेल्प कौन कर रहा है इस रिपोर्ट को बनाने में? तो RMI। कौन सपोर्ट कर रहा है? RMI, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ये कहां का इंस्टीट्यूट है? तो ये आपका कहां का इंस्टीट्यूट है? तो याद रखना कोलोराडो। कहां का इंस्टीट्यूट है? तो कोलोराडो, जो कि आपका कहां पे आता है? अमेरिका यानी यूएस में ये आता है। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर आपको हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट को यहां पे डिस्कस करते हैं। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी आपका क्या है? ये आपका यूनेस्को जो है वो आपका एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी आपका शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था है, जो कि यूएन की एक संस्था है। इसके अगर आपसे क्या पूछे जाएं हेडक्वार्टर, तो पेरिस में हो जाएंगे हेडक्वार्टर इसके। और आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को का जो भारत है वो यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना है। अगर यूएनईपी की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नाम की एक संस्था है, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई है? जिसकी स्थापना आपकी 5 जून 1972। कब हुई है? 5 जून 1972। इसलिए हर बार एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को आपकी हुई है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और आपकी आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ मच पावर जनरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय कोल। कोयले से कितना बिजली उत्पादन अभी तक बढ़ा है? तो याद रखना 26.58 26.58 जो है हमारा बिजली प्रोडक्शन जो है किससे बड़ा है? कोयले से बड़ा है। याद रखना ये जून 2022 तक का आपका क्या है? डाटा है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम नेट जीरो करने जा रहे हैं। किसको? कार्बन उत्सर्जन को क्या करने जा रहे हैं? नेट जीरो करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोयले को यूज करते हुए चले जा रहे हैं और उससे बिजली उत्पादन भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नेट जीरो कब तक करना है हमें? तो याद रखना, हमने अपने आप से यानी भारत ने वादा किया है कि 2070 तक हम आपके कार्बन उत्सर्जन को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। और कार्बन उत्सर्जन को 50% कब तक कर देंगे? तो याद रखना 2030 तक का हमने अपने आप से क्या किया हुआ है? वादा किया हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है? कोयला मंत्रालय के आपके मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ कोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के मिनिस्टर कौन है? तो प्रहलाद जोशी साहब। कौन है भाई? प्रहलाद जोशी साहब आपके कौन हो जाते हैं? कोयला मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं। अगर बात करेंगे 6.95% की, तो इसमें समझ लेना ये 6.95% जो है आपकी ये इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है। किसके परसेप्शन में, किसके कंपैरिजन में? तो जीडीपी के, भारत की जीडीपी के आपके कंपैरिजन में जो 6.95 है वो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, यानी मुद्रास्फीति है। आगे अगर हम बात करें 32.57 की, तो 32.57 जो है हमने क्या किया है? कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया है। समझ रहे हैं? इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। हु विल वॉन द गोल्ड मेडल एट एल्डोरा कप। जो एल्डोरा कप आपका हो रहा है, एल्डोरा बॉक्सिंग कप 2022 जो हो रहा है, जो कि आपकी कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, क्या नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। इसमें इसका आयोजन हो रहा है। तो गीतिका और अल्फिया पठान दोनों ने ही गोल्ड मेडल एल्डोरा बॉक्सिंग कप 2022 में जीता हुआ है। चलिए इसी के साथ हमारे शानदार और जानदार करंट अफेयर्स जो एकदम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो आज यहीं पे खत्म होते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर से हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन अब आपका मस्ट है, रिवीजन जरूर करिए। बाकी आपको कोई भी अगर वघेल ट्यूटोरियल्स यहाँ से कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है हमारे यहाँ से, तो आप हमारा बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और वहाँ से हमारे अलग अलग एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जैसे कि CGPSC, UPSC, प्री प्लस मेंस, CG व्यापम, SSC, रेलवे एंड अदर मेनी मोर courses available are there. So you have to enroll in all the courses. If you want, you can go on the application of Baghel Tutorials ई-एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड जो भी आपको चाहिए वो आप वहां से अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आर अवेलेबल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।